नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस दिसंबर 3, 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। डैम सेफ्टी बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3,752 करोड़ का फंडिंग अप्रूव किया है फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। फिर ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए, उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की तरफ से एक न्यूज़ है, वो देखेंगे। फिर इंडिया ने 40% पावर जनरेशन कैपेसिटी नॉन फोसिल सोर्सेस से अचीव किया है, वो देखेंगे। फिर तालिबान म्यांमार मिलिट्री जुंटा फेल टू सिक्योर सीट्स एट यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हर एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सीट्स एलोकेट होता है। इसमें तालिबान एंड म्यांमार को एक्सक्लूड किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, इफको जो बोलते हैं, इनको फर्स्ट रैंक मिला है एमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। ये न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट पासेस डैम सेफ्टी बिल। देखिए, डैम सेफ्टी बिल पास हो चुका है बहुत इन लोकसभा और राज्यसभा। अब बस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बचा है। जैसे प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो जाएगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, तब से ये एक्ट बन जाएगा। अब ये डैम सेफ्टी बिल में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है हम चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, एक नेशनल लेवल में नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी सेटअप किया जाएगा, जिनमें डैम सेफ्टी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। अब ये नेशनल कमिटी का काम क्या रहेगा, देखिए। It will prevent dam failure related disasters and maintain standards of dam safety। तो बेसिकली डैम सेफ्टी इंश्योर करना ये नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी का मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, ये डैम से रिलेटेड क्या क्या डिजास्टर्स हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में ढेर सारे हिमालयन रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर्स है, एंड मैक्सिमम रिवर्स के ऊपर कई सारे डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुका है। बेसिकली डैम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक तो इरिगेशन पर्पस के लिए, दूसरा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। इतना तो आपको पता है। अब देखिए, जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमेशा एक रिवर का अपस्ट्रीम में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि ये डैम से जब पानी छोड़ दिया जाएगा, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एकदम फोर्स में आएगा एंड इधर हाइड्रो पावर जनरेट हम कर सकता है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा आपको हायर एलिवेशंस में डैम्स या डैम्स के जो रिजर्वोयर्स है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ मिलेगा। अब देखिए, नॉर्मल केसेस में डैम ब्रेक होने का चांसेस कम है, क्योंकि डैम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है एकदम केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नॉर्मल केसेस में ब्रेक नहीं होगा। अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक भी हो जाएगा ना दोस्तों, तब भी ये डैम ब्रेक होने का चांस कम है। फिर भी डैम जब पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, 100 साल 150 साल पुराने हो जाते हैं, तो इनकी जो रेसिलिएंट कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। इसलिए डैम की सेफ्टी हमेशा इंश्योर करना जरूरी है। इसके लिए डैम के ऊपर जितने भी डैम्स हैं हमारे देश में, इनके ऊपर प्रॉपर सर्वेलेंस करना, इंस्पेक्शन करना, इनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं ये इंश्योर करना, ये सब करने के लिए नेशनल लेवल में एक नेशनल कमेटी अभी बना रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में डैम ब्रेकिंग केसेस हो चुका है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक डैम ब्रेकेज हुआ था, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में जितने विलेजेस थे, पॉपुलेशन थे, वो सब पानी के अंदर आ गया था। तो इस तरह के डिजास्टर्स हो सकता है, इसलिए डैम सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर से ऐसा एक देश में जहां इतने सारे डैम्स हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, मुल्लापेरियार डैम वाला इशू जो केरला एंड तमिलनाडु के बीच में है, उसके बारे में हमने 2-3 वीडियो भी बनाया है, ऐसे आप देख सकते हो। ब्रीफली मैं बता देता हूं, मुल्लापेरियार डैम केरला में स्थित है, पर मुल्लापेरियार डैम का पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तमिलनाडु के पास है। एक्चुअली बहुत साल पहले एक डील साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था केरला के जो महाराजा थे और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में। तो इसलिए इसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस करीब 1000 साल के लिए इनको दिया हुआ है, किनको? तमिलनाडु गवर्नमेंट को। आप देखिए, मुल्लापेरियार डैम में जितना पानी स्टोर्ड है, अगर मुल्लापेरियार डैम ये विंटेज की वजह से, बेसिकली इसकी जो ओल्डनेस की वजह से, इतने पुराने होने की वजह से अगर ये डैम ब्रेक होगा तो पूरा पानी जो है ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे मतलब केरला है। तमिलनाडु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पानी पूरा ये डैम, ये कंक्रीट वाल टूटने से पानी पूरी इधर आ जाएगा। इसलिए मुल्लापेरियार इशू भी चल रहा है। केरला बोल रहा है कि मुल्लापेरियार में जो पानी का लेवल है उसको आप कम करो, क्योंकि जितना पानी का लेवल आप ज्यादा रखोगे उतना रिस्क है ये कंक्रीट वॉल टूटने का, बेसिकली डैम टूटने का। ये इशू है। तो इस तरह के इश्यूज इंडिया में कई सारे स्टेट्स के बीच में हैं, डैम सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज, इसलिए इस तरह एक नेशनल कमेटी बना रहा है। अब देखिए, इस बिल के अंदर और एक चीज ये बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एज ए रेगुलेटरी बॉडी टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये जो मैंने बोला ना, सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह के बारे में, तो ये सब इंश्योर करने के लिए ये बिल के अंदर एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बन जाएगा,
ये ऐसे रेगुलेटरी बॉडी काम करेगा। बेसिकली जितना ही पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है, वो सब इशू करने के लिए एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बन जाएगा। इनका काम ये भी रहेगा स्टेट्स के बीच में जो इश्यूज है डैम सेफ्टी से रिलेटेड, इसको सोल्व करना। वैसे एक बिल में और एक पॉइंट ये बोल रहा है दोस्तों, इट शैल ऑल्सो परफॉर्म द रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी परफॉर्म करेगा। और इस बिल में ये भी बोल रहा है हर एक स्टेट को एक स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी कॉन्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एक स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट्स में रहेंगे, जो डैम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब करने के लिए। ठीक है, और ये बोल रहा है एवरी ओनर ऑफ ए स्पेसिफिक डैम इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ऑपरेशनल मेंटेनेंस सेटअप टू इंश्योर द कंटिन्यूड सेफ्टी। तो देखिए कुल मिला के डैम की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या क्या नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल बॉडी सेटअप करनी चाहिए, उन्हें कैसे कैसे काम करना चाहिए, वो सब इस बिल में बोल रहा है। ठीक है, बस वही अब समझ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, एक तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बन जाएगा, दूसरा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सेटअप किया जाएगा, एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप किया जाएगा। तो कुल मिला के सब डैम सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है एडीबी अप्रूव्स लॉन फॉर एनहांसिंग स्कूल एजुकेशन। देखिए हमारे देश का स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी एनहांस करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ₹3,752 करोड़ का लोन अप्रूव किया है। आपको पता है कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान हमारे बच्चों का एजुकेशन लर्निंग वगैरह में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। अब इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये पैसे यूज़ किया करेंगे। अब देखिए हमारे देश में ऑलरेडी कई सारे स्कीम्स है हमारी एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन है, समग्र शिक्षा अभियान, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक एक्सम्पलर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। तो ये सारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पैसे यूज़ किया करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सम्पलर स्कूल इनिशिएटिव क्या है, आपको डाउट आया होगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू एक्सम्पलर स्कूल्स। अब ये एक्सम्पलर स्कूल्स मतलब ऐसा स्कूल्स है जहां अच्छे अच्छे एजुकेशन फैसिलिटी, लर्निंग फैसिलिटीज वगैरह होंगे इन पार विथ प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स में जैसे लर्निंग फैसिलिटीज है, जैसे एक एनवायरनमेंट है सीखने का, उसी तरह एक एनवायरनमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्रिएट करेंगे। इसी को एक्सम्पलर स्कूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली एक्सम्पलर स्कूल इनिशिएटिव के अंदर अराउंड 1800 गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे एज एक्सम्पलर स्कूल्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में पहले इंप्लीमेंट करेंगे? आसाम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड। तो एडीबी की तरफ से भी ये पॉइंट आया है, इतनी स्टेट्स में एक्सम्पलर स्कूल्स क्रिएट करने के लिए ये पैसे इस्तेमाल करना है। वैसे लोन में कई सारे क्लॉसेस होता है, कहाँ ये यूज़ करेगा, कितने पैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़। ठीक है, अब देखिए दोस्तों न्यूज़ तो आपको समझ में आया होगा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, नाम से आपको पता चल गया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये 19 दिसंबर 1966 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, मैनिला में। ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, एंड अभी के लिए 68 मेंबर्स हैं जिसमें 49 एशिया में से हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, मेंबर्स का कितना परसेंटेज एशिया में से, बाहर में से। आप देखिए एडीबी किस किस को लोन देते हैं, जितने मेंबर कंट्रीज हैं ना दोस्तों, इनको ये लोन देते हैं। ठीक है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं। अब इसमें वोटिंग राइट्स कैसा है, मतलब कौन डिसाइड करेगा किसको लोन देना है, ये सारी चीज़ें। देखिए ये वर्ल्ड बैंक जैसा ही है, जिन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है उनके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होगा। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट या फिर शेयर होल्डर्स कौन है? जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिनके पास 15.6% ऑफ टोटल शेयर्स है। इसके बाद चाइना 6.4%, इंडिया 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%। इंडिया ने ऑलरेडी ढेर सारे लोन ले रखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, अब इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया। एशिया में जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है, एंड पैसिफिक रीजन में भी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ लाना है, एंड रीजनल इंटीग्रेशन भी लाना है। ये सब इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। वही बोल बचन वाली बात है दोस्तों, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हो, है कि नहीं? तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है ओवर 10 करोड़ हैव रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल के बारे में देखिए, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है और एक बार बता देता हूँ। सिंपल भाषा में दोस्तों, हमारे देश में दो टाइप का वर्कर्स है, एक है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब जितने लोग कंपनी, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, जिनको कंपनी की तरफ से काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पीएफ, ग्रेट्युटी,
मेडिकल फैसिलिटीज, लीव ट्रैवल कंसेशन, इस तरह की मैक्सिमम वेलफेयर फैसिलिटीज वो कंपनी की तरफ से अवेल करता है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स मतलब क्या होता है? जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबरर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, इन सबको कहीं से भी किसी भी तरह का वेलफेयर फैसिलिटीज नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई घर पे मेड का काम करता है, उनको कोई ग्रेट्युटी मिलता है क्या? फेस्टिवल्स में कोई बोनस मिलता है क्या? या कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है क्या? कोई इंश्योरेंस है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई फैसिलिटीज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए लाना भी चाहोगे, तभी गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं था कितने अनऑर्गेनाइज लेबरर्स हैं हमारे देश में। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रॉब्लम को समझने के बाद गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, आपको हमारे देश में जितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग फोर्स है इनका डाटा कलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इनके लिए कोई भी तरह का किसी भी तरह का वेलफेयर फैसिलिटीज लाना चाहते भी हो तो आपके पास डाटा तो होनी चाहिए ना, कितने लोग हैं, इसके हिसाब से आप पैसे एलोकेट करोगे, है कि नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया जिसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्किंग फोर्स है वो रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद उन्हें एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर भी मिल जाएगा, बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का, जैसे हमारा आधार कार्ड वगैरह है ना। तो इस तरह एक 12 डिजिट यूनिक नंबर का एक ई श्रम कार्ड इन्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे स्कीम्स एंड फैसिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वर्कर इज रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल एंड मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी वर्कर का, अगर अनफॉर्चुनेटली उस वर्कर का डेथ हो जाता है तो उनकी फैमिली को 2 लाख रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इनका परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब ये एक्सीडेंट के बाद वो कोई काम करने के लिए, मतलब उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अगर वो काम नहीं कर पाएगा तब भी उन्हें 2 लाख मिल जाएगा एक्सीडेंट के बाद। अगर इनका पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाता है तो 1 लाख मिल जाएगा। तो ये तो एक स्कीम है, इस तरह कई सारे स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट को डाटा चाहिए था कितने लोग हैं। तो अब न्यूज क्या आया है कि ओवर 10 करोड़ हैव रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। तो ये ई श्रम पोर्टल के अंदर ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये हमारा मिनिस्ट्री की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से डाटा रिसेंटली रिलीज हुआ है। ठीक है, वैसे ई श्रम पोर्टल अगस्त दिस ईयर लॉन्च हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, केवल 4 महीने में 10 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक अच्छा अचीवमेंट है। तो चीफ लेबर कमिश्नर जो इनका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने ये बोला ड्यू टू द कंसर्न्स एफर्ट्स ऑफ सीएलसी फील्ड ऑफिसर्स इन 100 डेज, मतलब 100 डेज के अंदर इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुआ है ये ई श्रम पोर्टल के अंदर। बस वही है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ई श्रम पोर्टल में 10 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसका एक अच्छा इंडिकेशन है बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर, ये जो अनऑर्गेनाइज वर्किंग सेक्टर्स में जितने लोग हैं उसका एक विश्वास का इंडिकेशन है, एक बिलीफ का इंडिकेशन है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे अच्छे वेलफेयर स्कीम्स होगा ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जितने हमारे वर्किंग फोर्स है उनके लिए। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है 40% पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉसिल सोर्सेस से, दूसरा नॉन फॉसिल सोर्सेस से। फॉसिल सोर्सेस मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे हम फॉसिल सोर्सेस बोल सकते हो क्योंकि ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। अब ये फॉसिल सोर्सेस यूज करने से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए काफ़ी सालों से सारे कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया है ये फॉसिल सोर्सेस को यूज़ करना हमें बंद करना होगा ग्रेजुअली। एकदम से बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो धीरे धीरे हमें बंद करना है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कंडक्ट कराते हैं, जैसे COP 22, 23, 24 इस तरह हुआ था। लेटेस्ट COP 26 हुआ था स्कॉटलैंड में। इसके बारे में काफ़ी बार हमने न्यूज़ में अलग अलग वीडियोस में कवर किया था। आप देखिए दोस्तों, जो लेटेस्ट COP हुआ था 26th एडिशन, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कमिट करके आया था कि 2030 तक हमारी पूरी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल 500 गीगावाट होगा। पहले 450 गीगावाट था, हमने इंक्रीज किया है और 50 गीगावाट 500 गीगावाट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये न्यूज़ क्या आया है। न्यूज़ ये आया है कि इंडिया ने टारगेट ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बीइंग फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस अचीव किया है। कहने का मतलब है इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका 40% हम अभी नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस से कर सकते हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेस मतलब
सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सारे हम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज बोल सकते हो। तो इंडिया के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी आ गया 40% का, अब बस इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है। ठीक है, आप देखिए वैसे हमने COP21 जब हुआ था, काफी साल पहले जब COP21 हुआ था, उसमें हमने हमारी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में यह बोल के आया था कि हम 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी क्रिएट करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। तो अब तो 2021 है, 9 साल पहले ही हमने टारगेट अचीव कर लिया है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है इंडिया सही दिशा में जा रहा है। क्लियर। अब ये देखिए, मैंने आपको बोला 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, तो ये कितना गीगावाट हो गया? देखिए ये हो जाएगा 150.05 गीगावाट फ्रॉम इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 6.78 गीगावाट। न्यूक्लियर एनर्जी को आप रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बोल सकते हो, और ये जो बाकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सब आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये है 150.05 गीगावाट एंड न्यूक्लियर एनर्जी है 6.78 गीगावाट। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? करीब 156.83 गीगावाट। ठीक है, अब देखिए इंडिया का टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितना है? वो है 390.8 गीगावाट। तो इसमें से 156.83 गीगावाट मतलब कितना हो गया? 40% हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम और एक चीज डिस्कस करेंगे, हमारी इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे हमारी इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी में 60.2% फोसिल फ्यूल से आता है। फोसिल फ्यूल मतलब कौन कौन सा? देखिए हम कोल से जनरेट करते हैं, जो सबसे ज्यादा हम जनरेट करते हैं, लिग्नाइट से करते हैं, गैस से करते हैं, डीजल से करते हैं। एक एक का ब्रेकडाउन इधर दिया हुआ है, तो टोटल मिला के 60.2% है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो है 38.3%। ठीक है, इसमें भी ब्रेकडाउन है। हाइड्रो पावर का 12% है, विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी का 26.4% है, न्यूक्लियर एनर्जी का 1.7% है। ठीक है, तो कुल मिला के बोलने से टोटल फोसिल फ्यूल का 16.2% है, नॉन फोसिल फ्यूल का 40% है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। ये लेटेस्ट डाटा है, बेसिकली 30 अक्टूबर में रिलीज हुआ था, सितंबर में, है कि नहीं। तो आई होप आई हैव बीन क्लियर। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 एनर्जी में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है, इफ्को रैंक्स फर्स्ट अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होकर एक कॉमन सोशल या इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम करते हैं, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए मेहनत करते हैं, इसे आप कोऑपरेटिव्स बोल सकते हो। तो बेसिकली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से आपको पता चल गया होगा, ये फार्मर सेक्टर से रिलेट करते हैं। फार्मर्स जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इनसे रिलेट करता है कि नहीं। तो इनको दुनिया भर के टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में से फर्स्ट रैंक मिला है। इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ये रैंकिंग बेसिकली 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मोटर रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस पब्लिश करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आप देखिए ये रैंकिंग का बेसिस क्या है, मतलब किस हिसाब से ये अवार्ड देते हैं। इन्हें फर्स्ट रैंक मिला करके मैंने बोला ना, तो इट इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। मतलब एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव अपनी देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने हमारी देश की जीडीपी ग्रोथ में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडरेबली कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इनको अवार्ड मिला होगा। इतना क्लियर है। आप देखिए दोस्तों, इफ्को का एमडी ने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि वी बिलीव इन इनोवेशन एज इट इज द की टू सक्सेस, दैट इज वाई इंट्रोड्यूस्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर। अब इन्होंने बोल ही दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हमने यूज किया, इसलिए हमको सक्सेस मिला है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए नानो फर्टिलाइजर करके आपने सुना होगा। नानो मतलब क्या होता है? नानो एक कैलकुलेशन है, बेसिकली 10⁻⁹। ठीक है, आपने माइक्रो, मिली, ठीक है, पाइको, ये सब सुना होगा। इसमें से नानो मतलब 10⁻⁹ है। ठीक है, तो इतना छोटा पार्टिकल्स होगा। नानो फर्टिलाइजर मतलब इज एनी प्रोडक्ट दैट इज मेड विद नानो पार्टिकल्स और यूजेस नानो टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर को एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का ये जो प्रक्रिया है, इसे आप नैनो फर्टिलाइजिंग बोल सकते हो। अब नैनो पार्टिकल्स मतलब इतना छोटा, तो इतना छोटा साइज में आपको बनाना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स जो है। अब इससे क्या फायदा है? इससे न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में दोस्तों, मान लीजिए एक प्लांट के लिए आप 100 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर डाल रहे हो। ठीक है, एक प्लांट है, इसके लिए आप 100 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर डाल रहे हो। अब आप मुझे बताइए
कि ये प्लांट ये 100 से 100 ग्राम यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं दोस्तों, इसमें से थोड़ा ही न्यूट्रिएंट्स वो मतलब अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी पूरा वेस्ट हो जाता है। मैक्सिमम मिट्टी में मिल जाता है, कुछ नीचे वाटर टेबल में चला जाता है, कुछ बारिश की वजह से बह जाता है, तो इस तरह होता है। तो ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? जितना एक प्लांट को चाहिए फर्टिलाइजर उतना ही डालना, और जितना आप डाल रहे हो वो मैक्सिमम प्लांट यूज करना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी इंक्रीज करना। तो ये नैनो फर्टिलाइजिंग से ये जो चीज मैंने बोला ये पॉसिबल है, क्योंकि आप इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर डाल रहे हो कि ये प्लांट्स जो है अपने रूट्स में से ये खींच सकता है। क्या लिखा है देखिए, नानो फर्टिलाइजर्स हैव हायर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या है? दे आर चैनल्स दैट लिंक एडजेसेंट सेल्स इन प्लांट टिश्यूज थ्रू व्हिच मॉलिक्यूलर एक्सचेंजेस टेक प्लेस। सिंपल भाषा में प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स अंदर खींचते हैं ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा से है। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा का साइज कितना है? 50 to 60 नैनोमीटर है, मतलब नैनोमीटर में बोल सकते हो। तो ये नैनोमीटर से वही पार्टिकल्स इजीली जा सकता है ना जो नानो साइज का है। तो इस तरह का एक प्रोसेस यूज किया है ये इफ्को ने, इसको नैनो फर्टिलाइजिंग या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड सॉल्यूशंस और नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स यूज करने से प्रोडक्टिविटी 6 to 17% इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो ये है बेसिकली सॉल्यूशंस फॉर बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर। आई होप आई हैव बीन क्लियर, आपको ये नैनो फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है समझ में आया होगा। तो न्यूज तो आपने पढ़ ही लिया। इफ्को को नंबर 1 मिला है टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में से। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। वैसे पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये पेपर 4 में आता है। ठीक है, जनरल स्टडीज 3 में आता है अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला न्यूज है बैन ऑन डेवलपिंग एरोसोल नर्व एजेंट्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की तरफ से एक डिसीजन आया है ऑन ग्लोबल प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स। अब ये केमिकल वेपन्स का मतलब क्या होता है? देखिए, लोगों को मारने के लिए कोई टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उसे केमिकल वेपन बोलते हैं। वर्ल्ड वार 1 and 2 के टाइम पे भी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ करके हिस्ट्री में लिखा है। तो ये केमिकल वेपन्स का प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, लोगों को तो ये मारेगा ही, उसके अलावा जनरेशन्स के लिए भी ये केमिकल्स का इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि केमिकल एक बार शरीर में घुस जाता है ना, जो सर्वाइव करता है उनकी जो अगला जनरेशन पैदा होगा उनमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने कई सारे केसेस सुना भी होगा, है कि नहीं? तो जब ये टॉक्सिक केमिकल्स को आज से वेपन यूज करोगे तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये। तो ये जो डिसीजन अभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की तरफ से आया है, और ये डिसीजन को अप्रूवल भी मिल चुका है 85:10 वोट में, मतलब सुपर मेजोरिटी में ये डिसीजन अप्रूव भी हो चुका है। ठीक है, अब इन्हें नर्व एजेंट्स क्यों बोलते हैं दोस्तों? नर्व एजेंट्स इसलिए बोलते हैं, कई सारे केमिकल्स डायरेक्टली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, मर भी सकता है। ठीक है, तो इसे नर्व एजेंट्स भी बोलते हैं। आप देखिए, ये जो डिसीजन को सपोर्ट किया था यूएस ने इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, न्यू स्विट्जरलैंड एंड 14 अदर कंट्रीज। वैसे मैंने आपको बता दिया 85 कंट्रीज इसके फेवर में थे। और आपको ये भी पता है यूएस एंड रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एंड इवन रशिया की तरफ से काफ़ी न्यूज़ भी आया था कि वो नर्व एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे करके। आपने सुना होगा वो व्लादिमीर पुतिन का राइवल अलेक्सी नावल्नी के अगेंस्ट भी पुतिन गवर्नमेंट ने नर्व एजेंट यूज़ किया करके एक एलिगेशन था। तो इसके बारे में अभी भी केस चल रहा है, पता नहीं सच एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो भी है, रशिया के लिए एंड नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज के लिए एक वार्निंग है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि रशिया एंड नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज नर्व एजेंट्स या फिर केमिकल वेपन्स प्रोसेस कर रहे हैं, या अगर कोई वार होगा इसका यूज भी वो कर सकता है करके एलिगेशन है बेसिकली। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है जो 1997 से इफेक्टिव है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में क्लियरली लिखा है कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी हाल में केमिकल वेपन्स यूज नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये मैंने आपको बोल दिया, वो लोगों को तो मारेगा ही, जो जनरेशन्स पैदा होने वाले उनको भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसी ट्रीटी को ठीक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट करते हैं एंड कई सारे इंस्पेक्शंस भी करते हैं, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्ट करते हैं ना, न्यूक्लियर कोई डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, जो यूएस एंड ईरान के बीच में आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स भी इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं कंट्रीज के ऊपर कि कोई केमिकल वेपन्स प्रोसेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ये सारी बात है। ठीक है, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया था 2013 में। ठीक है, और देखिए CWC जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 193 कंट्रीज ने साइन किया है,
ठीक है, कन्वेंशन को राटिफाई किया है। 3 कंट्रीज है जो अभी तक राटिफाई नहीं किया है या फिर साइन नहीं किया है, इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ सूडान है। इन 3 कंट्रीज को छोड़ के मैक्सिमम कंट्रीज ने ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया था। देखिए, इससे पहले 1925 में भी एक जेनीवा प्रोटोकॉल आया था, ये केमिकल वेपन से रिलेटेड था, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। पर 1925 जेनीवा प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम ये था, इन्होंने केमिकल वेपन्स का यूसेज तो बैन किया था पर प्रोसेस करने के लिए बैन नहीं किया था। अब ये क्या लॉजिक हुई दोस्तों, आप कोई प्रोसेस करेगा तभी तो वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में यूज करेगा ना। पर जेनीवा प्रोटोकॉल में ये लिखा था आप केमिकल वेपन्स यूज नहीं कर सकते वार के टाइम पर या कोई भी कभी भी, एंड पर आप प्रोसेस कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। तो इसलिए ये जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 में आया था, ये तो कंप्लीटली बैन किया था केमिकल वेपन। अगर कोई केमिकल वेपन आप प्रोसेस भी करो उसे डिस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। वैसे केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या क्या प्रोहिबिट करते हैं ये भी देखते हैं। डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्वायरिंग, स्टॉकपाइलिंग और रिटेनिंग केमिकल वेपन्स। तो बिल्कुल केमिकल वेपन्स का नाम और निशान नहीं होनी चाहिए। आप केमिकल वेपन्स अगर आपके पास है, कोई भी कंट्री को ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने भी पैसे दे दे वो। मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और असिस्टिंग, एंकरेजिंग और इंड्यूसिंग अदर स्टेट्स टू एंगेज इन CWC प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, कोई और कंट्रीज को भी आप असिस्ट नहीं करना चाहिए, एंकरेज नहीं करना चाहिए। एंड यूज ऑफ रियोट कंट्रोल एजेंट्स ऐसे मेथड ऑफ वारफेयर, कोई रियोट्स वगैरह आपका देश में होगा, इंटरनल सिविल वार वगैरह हुआ, तो ये ऐसे रियोट कंट्रोल एजेंट भी आपको ये केमिकल वेपन को यूज नहीं करना है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं होता है ना केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इवन ये टीयर गैस वगैरह भी एक टाइप का केमिकल वेपन आप बोल सकते हो, क्योंकि वो भी एक केमिकल, इतना टॉक्सिक नहीं है फिर भी केमिकल है। टीयर गैस वगैरह यूज करते हैं ना प्रोटेस्ट वगैरह में। एंड इवन क्या बोलते हैं, ये जो आप यूज करते हो ना दोस्तों केमिकल वेपन, पेपर स्प्रे यूज करते हैं ना, कई लेडीज वगैरह यूज करते हैं, अपने हैंड बैग में कैरी करते हैं, ये भी एक टाइप का केमिकल वेपन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसको भी ऐसे वेपन आप यूज करते हो ना। पर ये इतना खतरनाक नहीं है, वही फर्क है। टीयर गैस, पेपर स्प्रे वगैरह इतना खतरनाक नहीं है, पर ऐसे भी कई सारे केमिकल्स है जो एकदम खतरनाक है, एक बार इनहेल होने के बाद लोग मर जाएंगे या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में पूरा गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज, तालिबान म्यांमार मिलिट्री हुंटा फेल टू सिक्योर सीट्स एट यूनाइटेड नेशंस। छोटी सी न्यूज है दोस्तों, आपने शायद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मीटिंग देखा होगा टीवी में। हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एक बड़े हॉल में बैठ जाता है और उनके सामने अपने अपने कंट्री का नेम बोर्ड भी रहता है, ये तो आपने देखा होगा। आप देखिए, जब एक एक कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम भेजते हैं, इसको अप्रूवल देते हैं यूनाइटेड नेशंस का एक एक्रेडिटेशन कमेटी। अब इस बार इन्होंने अफगानिस्तान एंड म्यांमार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन्हें अप्रूवल नहीं दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है इनके लिए कोई सीट्स एलोकेट नहीं होगा 193 मेंबर वर्ल्ड बॉडी में। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल असेंबली मीटिंग जब होगा, अफगानिस्तान एंड म्यांमार के लिए सीट्स एलोकेटेड नहीं रहेगा। इसका रीजन क्या आपको पता ही है, अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर होने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी फॉर्मली कोई अप्रूवल नहीं दिया है। एंड म्यांमार में क्या हो रहा है आपको पता है, मिलिट्री हुंटा होने के बाद भी म्यांमार से मैक्सिमम कंट्रीज अपने ऑपोजिशन दिखाया है। तो इसी वजह से हो सकता है यूनाइटेड नेशंस एक्रेडिटेशन कमेटी ने अप्रूवल नहीं दिया दोनों के सीट्स के लिए। पर देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अफगानिस्तान के लोग ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया है एंड दे हैव द राइट टू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स एट द यूएन। हमारे पास हक है, राइट है कि हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव यूएन में शामिल होने के लिए। आप इस तरह नहीं कर सकते करके। देखिए क्या बोला है तालिबान ने, अफगानिस्तान हाउ फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ है अफगानिस्तान में। तो जो भी है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन चार्टर में चैप्टर 2 आर्टिकल 4 में ये क्लियरली लिखा है। सबसे पहला पॉइंट, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट्स। जितने भी कंट्री शांति और समाधान चाहते हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। पर यूनाइटेड नेशन चार्टर में जितने ऑब्लिगेशंस लिखा है, रूल्स लिखा है, रेगुलेशंस लिखा है, वो तो आपको फॉलो करना होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करने चाहोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बाइलॉज होगा, जो रूल्स होगा, प्रोसीजर्स होगा, वो सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब होगा दोस्तों वोटिंग। ये कैसा है, देखिए, कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए जब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन मिलना जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो इतने परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो 10
नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, हर 2 साल में ये बदलता रहता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, आप सर्च कर सकते हो हर्षित द्विवेदी नाम के साथ। तो ठीक है, ये जो 15 मेंबर्स से कम 9 मेंबर्स का वोट मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री को, अगर आपको यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना है। और एक पॉइंट ये है, जितने भी परमानेंट मेंबर्स है इनमें से कोई भी अपना वीटो पावर यूज नहीं करना चाहिए। वीटो पावर मतलब क्या है, अगर ये यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना में से एक ही कंट्री भी बोल दिया ये कंट्री मेंबर नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता। इसी को बोलते हैं वीटो पावर। इसलिए इंडिया जैसे कंट्रीज बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अब ये 5 कंट्रीज को पूरा पावर दिया हुआ है, ये अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन को काउंटर कर सकता है। कोई भी कंट्री अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स है, पर हर एक प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है वीटो पावर के बारे में। अगर ये कोई भी कंट्री बोलेगा ये कंट्री नहीं मेंबर बन सकता तो नहीं। ठीक है, तो क्लियर, 15 में से 9 मेंबर्स का सपोर्ट होनी चाहिए विदाउट एनी वीटो पावर बीइंग यूज्ड बाय एनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद जनरल असेंबली में वोटिंग होगा। जनरल असेंबली वोटिंग में 2/3 ऑफ मेजोरिटी भी मिलना चाहिए, तब जाके एक कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता है। क्लियर? तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूज़ पूरा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अब मुझे पता है दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल में अपलोडिंग थोड़ा सा लेट हो रहा है आजकल, तो मैं आज से ये कोशिश करूँगा, मतलब ये न्यूज़ अपलोड होने के साथ साथ टेलीग्राम में पीडीएफ भी अपलोड करने का। ठीक है, तो आज से मैं पंक्चुअल लेने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।